नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 23वां होने वाला है। और आज के क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग CDP के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो सृजनात्मकता, जिसे आप लोग क्रिएटिविटी के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को एक चीज़ बता दो, आज का जो हमारा क्लास आने वाला है ना वो 20 से 22 दिन बाद आप लोगों का जो क्लास है वो आ रहा है। एक्चुअल वजह ये था कि दिवाली की छुट्टी पर जैसे ही मैं घर आया था ना, उसके बाद मेरा अचानक से तबीयत खराब हुआ, जिसके कारण ना आप लोगों का जो क्लास है 20 से 22 दिन आप लोगों का क्लास नहीं आया था। ठीक है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, अगर मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया हूं ना, आप लोगों के सिलेबस को स्टार्ट किया हूं ना, तो ये मेरा पर्सनल जिम्मेदारी रहेगा कि आप लोगों का ना जो पूरा सिलेबस है उसको पूरा कराऊं। ठीक है। और यकीन मानिए आप लोगों को ना दिसंबर के लास्ट तक की आप लोगों का जितना भी सिलेबस है और जितना भी टॉपिक मैं लाया हूँ ना, सारी चीज़ों को ना कंप्लीट कराऊंगा दिसंबर के लास्ट तक की। उसके बाद जनवरी में ना हम लोग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ना उन सारी चीज़ों को रिवीजन करेंगे, और साथ में आप लोगों को MCQ का सीरीज भी चलाऊंगा। ठीक है। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा वो। और आज के बाद यकीन मानिए कि ना आज से ना रेगुलरली आप लोगों को एक ना एक क्लास देखने को जरूर मिलेगा, और कंटिन्यू अब हम लोग ना पढ़ने को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। किन्हीं कारण की वजह से ना आप लोगों को क्लास बीच में नहीं आ रहा था, फिर भी आप लोग पढ़ रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। चलिए आज के बाद ना हम लोग ना जो क्लास लेंगे ना वो कंटिन्यू लेंगे, और आज के बाद ना कंटिन्यू आप लोगों को क्लास में पर डे पढ़ाऊंगा। ठीक है। तो आप लोगों को अब ना फिर से एक नए जो उसके साथ ना कंसिस्टेंसी के साथ आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है। चलिए सबसे पहले ना अब हम लोग ना पढ़ने के ऊपर फोकस करते हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। और जो जो मैं आप लोगों को नोट करने के लिए बोलूँगा ना उन सारी चीज़ों को भी नोट करते हुए चलिएगा, ताकि ना एग्जाम से एक हफ्ते पहले रिवीजन के लिए ना क्विक में ना हम लोग ना एक छोटा सा नोट्स भी बना ले। तो जो जो मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन सारी चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए चलना है। ठीक है। चलिए सबसे पहले ना मैं आप लोगों को ये सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी क्या होता है ना अपने शब्दों में पहले समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग ना ये जो थ्योरी है उसको पढ़ेंगे। ठीक है। सृजनात्मकता का मतलब होता है क्रिएटिविटी, और क्रिएटिविटी का मतलब अगर आप लोगों को सरल तरीके से समझाऊं ना, तो आप में ना कुछ अनोखा, कुछ अलग, कुछ नया करने की जो क्षमता है, जो क्रेडिबिलिटी है ना, जो योग्यता है ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रिएटिविटी कहेंगे। और सरल तरीके से आप लोगों को समझाऊं ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे टीचर है, कई ऐसे शिक्षक है जो पढ़ाने के लिए नए नए मॉडल का प्रयोग करते हैं, मतलब नए नए तरीकों का प्रयोग करते हैं। कई शिक्षक को आप लोगों ने देखा होगा खेल खेल के माध्यम से पढ़ाता है, कई शिक्षक को देखा होगा नाच नाच के पढ़ाता है, कई शिक्षक ना और अलग अलग तरीके से जो पढ़ाता है सरल तरीके से ना, ताकि बच्चों सीख पाए ना। तो ये जो तरीका होता है ना उसे हम लोग सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी कहते हैं। ठीक है। चलिए अब हम लोग ना थ्योरी पढ़ लेते हैं, और थ्योरी के बाद भी अगर आप लोगों को समझ में आएगा ना तो और सरल तरीके से ना अपने शब्दों में और समझाऊंगा आप लोगों को। ठीक है। चलिए सबसे पहला ना परिचय के बारे में पढ़ते हैं, मतलब सृजनात्मकता क्या होता है इसके परिचय के बारे में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा। ठीक है। या केवल सुनिएगा, मैं ध्यान से आप लोगों को पढ़ दे रहा हूँ। चलिए सबसे फर्स्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सामान्य शब्दों में कहे तो कुछ नया, अलग, अनोखा करने की क्षमता सृजनात्मकता कहलाती है, या एक समस्या का समाधान करने के अलग अलग उपायों के बारे में सोचना ही सृजनात्मकता कहलाती है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। वह योग्यता जिसके द्वारा नए संबंधों का ज्ञान होता है, उसकी उत्पत्ति में चिंतन, परंपरागत प्रतिमानों से हटकर साधारण विचार उत्पन्न होते हैं, उसे सृजनात्मकता कहते हैं। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। रचनात्मकता सोच की वह प्रक्रिया है जिसमें विचारों की उत्पत्ति एवं मौलिक लाभप्रद विचार समाहित होते हैं। चलिए उसके बाद ना महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। रचनात्मकता के जनक टोरेंस है, जबकि अपसारी चिंतन से संबंधित मनोवैज्ञानिक JP गिलफोर्ड है। तो ये जो लाइन है ना वो आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है। रचनात्मकता के जनक कौन है, तो रचनात्मकता के जो जनक है ना वो टोरेंस है, इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। जबकि अपसारी चिंतन से संबंधित मनोवैज्ञानिक JP गिलफोर्ड है। सारी चिंतन से संबंधित कौन है, तो अपसारी चिंतन से संबंधित जो मनोवैज्ञानिक है ना वो JP गिलफोर्ड है, इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। सृजनात्मकता का विकास बाल्यावस्था से 30 वर्ष तक होती है, के बाद वह स्थिर व कम होने लगती है। इस प्रॉपर लाइन में आप लोगों को एक चीज नोट करके रखना है, सृजनात्मकता का जो विकास है ना वो बाल्यावस्था से स्टार्ट होता है, और कब तक चलता है, तो 30 वर्ष की अवस्था तक की ना सृजनात्मकता की जो अवस्था है, जो विकास है वो चलता है। ये आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है। उसके बाद जो रचनात्मकता है ना वो स्थिर व कम होने लगती है, ये भी आप लोगों को नोट करना है इसमें। चलिए उसके बाद ना टोरेंस नामक जो मनोवैज्ञानिक है ना उसके अनुसार ना सृजनात्मकता क्या है ये जानते हैं। सृजनात्मक समस्याओं, कमियों, ज्ञान में अंतर, खोए तत्व, अवस्थाएं इत्यादि के प्रति संवेदनशील बनने की प्रक्रिया है। इसमें कठिनाइयों की पहचान करना, समाधानों की खोज करना, कमियों के विषय में अनुमान लगाना अथवा कमियों के विषय में परिकल्पना
परिकल्पनाओं की सूत्रबद्धता, परिकल्पनाओं का पुनः परीक्षण तथा संभवतः उसका रूपांतरण एवं पुनः परीक्षण और अंततः परिणाम की घोषणा निहित है। तो ये जो टोरेंस नामक जो मनोवैज्ञानिक है ना, उन्होंने ना इतना सारा चीज कहा है, तो ये आप लोगों को केवल एक बार पढ़ लेने हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद ना सृजनात्मकता की ना अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने ना अलग अलग ना परिभाषा दी है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहला गिलफोर्ड जो महोदय है ना, उसके अनुसार ना सृजनात्मकता को क्या कहा है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। गिलफोर्ड महोदय के अनुसार कभी सृजनात्मकता से अभिप्राय क्षमता से होता है, कभी सृजनात्मकता रचना से तथा कभी सृजनात्मकता उत्पादन से। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। अब सारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंधित होता है, यह कथन गिलफोर्ड का है। तो ये जो लाइन है ना, तो चाहो तो नोट करके आप लोग रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ना हाईलाइट में डाला गया है ना, तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे वाला जो स्टेटमेंट होता है वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट को पढ़ते हैं। क्रो एवं क्रो के अनुसार सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। तो क्रो एवं क्रो के अनुसार क्या बोला है, तो क्रो एवं क्रो नामक मनोवैज्ञानिक है ना, उन्होंने कहा है कि जो सृजनात्मकता है वो मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की, मतलब बतलाने की ना मानसिक प्रक्रिया है, ये बोला है। इसके बाद ना आशुबेल के अनुसार जानते हैं कि आशुबेल नामक मनोवैज्ञानिक ने क्या कहा है सृजनात्मकता के बारे में। सामान्यीकृत बौद्धिक योग्यता, व्यक्ति चारों तथा समस्या समाधान लक्षणों की सामान्यीकृत दृष्टि होती है। तो ये आशुबेल नामक मनोवैज्ञानिक ने कहा है। डी हान के अनुसार जानते हैं कि इन्होंने क्या बोला है, यह ऐसी विशेषता है जो किसी नवीन व वांछित वस्तु के उत्पादन की ओर प्रवृत्त करे। तो ये डी हान के अनुसार इन्होंने ये कहा है। चलिए इसके बाद ना सृजनात्मकता की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। खासतौर से ना सृजनात्मकता की क्या विशेषता है, इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो सृजनात्मकता की जो विशेषता है ना, उसको आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। चलिए सबसे फर्स्ट को पढ़िए कि सृजनात्मकता की क्या विशेषता होती है। खेल, कहानी, लेखन तथा निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं से सृजनात्मकता के विकास में सहायता मिलती है। नेक्स्ट, सृजनात्मकता का प्रारंभ बाल्यावस्था से होता जाता है और 30 वर्ष तक की आयु तक अपनी चरम सीमा तक पहुंच जाती है। तो खास तौर से ना आप लोगों को ये जो सेकंड वाला जो लाइन है ना, उसे आप लोगों को नोट करके रखना है। सृजनात्मकता का जो प्रारंभ है ना, वो जो शुरुआत है ना, वो बाल्यावस्था से होता है और 30 वर्ष तक की चलता है, ये आप लोगों को नोट करके रखना है, ठीक है। उसके अलावा सृजनात्मकता जो है ना, वो खेल, कहानी, लेखन, निर्माण संबंधी प्रक्रियाओं में ना सृजनात्मकता की विकास होता है। कैसे, तो खेल के माध्यम से मैं बताया था ना आप लोगों की, कई टीचर जो होते हैं वो खेल के माध्यम से अलग अलग प्रकार से पढ़ाते हैं। कई जो टीचर होते हैं वो कहानी के माध्यम से, लेखन के माध्यम से जो है ना, वो बच्चों को पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे जो है वो जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। रचनात्मक चिंतन में व्यक्ति समस्या समाधान के भिन्न भिन्न पहलुओं पर भिन्न भिन्न स्थिति में पार्श्व चिंतन करता है। तो ये जो पार्श्व चिंतन है ना, उसका जो मतलब होता है ना, किसी समस्या का समाधान करने के लिए ना भिन्न भिन्न पहलुओं पर सोचना समझना, ये सारा चीज ना पार्श्व चिंतन के अंतर्गत आता है। किसी समस्या को समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है, इस प्रकार की जो सोच है ना, उसे पार्श्व चिंतन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। कोई भी सृजनात्मक अभिव्यक्ति सृजनकर्ता के लिए प्रसन्नता व आत्मसंतोष का स्रोत होती है। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। यह प्रकृति की अर्जित क्रिया है जिसमें मनुष्य प्रशिक्षण का मिश्रण करते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए। सृजनात्मक प्रक्रिया व परिणाम दोनों है। तो सृजनात्मकता क्या है, तो सृजनात्मकता जो है ना, वो प्रक्रिया व परिणाम दोनों है। नेक्स्ट को पढ़िए। सृजनवादी शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम है। तो सृजनवादी जो है ना, वो शिक्षा का उपयुक्त उपागम है। तो पढ़िए। सृजनात्मकता साध्य न होकर के साधन है। तो सृजनात्मकता क्या है, साध्य न होकर के साधन है, आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट को पढ़िए। सृजनात्मकता सार्वभौमिक होती है। तो सृजनात्मकता क्या होती है, सार्वभौमिक होती है। इतना चीजें आप लोगों को इसके बारे में याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। एक चीज आप लोगों को और बता दूं, देखो इसमें ना आप लोगों को ना रटने वाली कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो एकदम ही आप लोगों को रटना पड़े या एकदम ही समझना पड़े। आप लोगों को ना केवल ना एक बार ना सरसरी निगाहों से ये जो टॉपिक है ना, उसे पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में ना सृजनात्मकता का जो टॉपिक है वो है, इसलिए आप लोगों को ये बता रहा हूँ, ठीक है। और उतना एकदम बोलोगे ना कि इंपॉर्टेंट एकदम से पढ़ूँ इसको, तो एकदम इंपॉर्टेंट ये जो टॉपिक है वो नहीं है। लेकिन आप लोगों को ना समझना है कि एक्चुअल में जो सृजनात्मकता है वो क्या है, केवल आप लोगों को ये समझते हुए चलना है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो रहेगा ना, उसको आप लोगों को आराम से मैं बताऊंगा, तो टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है इसके विषय में। चलिए नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए। सृजनात्मकता उत्पादन का मार्ग निर्देशन करती है। नेक्स्ट को पढ़िए। यह लक्ष्य आधारित जटिल प्रक्रिया है। नेक्स्ट को पढ़िए। इसे समाधान का एक प्रकार भी कहा जा सकता है। नेक्स्ट को पढ़िए। सृजनवाद की शिक्षा बाल केंद्रित होती है। नेक्स्ट को पढ़िए। बाल्यावस्था में सृजनात्मकता रचनात्मक खेल, नाटकीय खेल तथा हास्य भाव द्वारा व्यक्त की जाती है। चलिए इसके बाद ना सृजनात्मकता के तत्व के बारे में जानते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ क्रिएटिविटी क्या होता है,
इसके बारे में। तो सृजनात्मकता के प्रमुख 4 तत्व होते हैं। कितने? तो सृजनात्मकता के मुख्यतः 4 प्रकार के तत्व होते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला देखो प्रवाहिता, जिसे फ्लुएंसी के नाम से जानते हैं। तो प्रवाहिता क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। प्रवाहिता से तात्पर्य विचारों के प्रवाह व अनेक तरह की विचारों की खुली अभिव्यक्ति से है। तो एक बार केवल आप लोग इसे पढ़ लोगे ना, तो ज़्यादा इसे रटने की आवश्यकता नहीं है। केवल क्या होता है प्रवाहिता अर्थात फ्लुएंसी, केवल उसको आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो प्रवाहिता से क्या मतलब है कि विचारों की ना अनेक प्रकार से खुलेपन से अभिव्यक्ति है। मतलब आप लोगों को ना खुलेपन से जो सोच सको समझ सको ना, तो इसे फ्लुएंसी या प्रवाहिता कहते हैं। चलिए दूसरा को पढ़िए, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में। इससे तात्पर्य किसी समस्या के समाधान के लिए विभिन्न ढंग एवं तरीकों को अपनाने से है। तो लचीलापन क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब यह है कि इसका ना जो मतलब है वो समस्या के समाधान के लिए ना, मान के चलो किसी भी समस्या के समाधान के लिए ना विभिन्न ढंग के तरीकों से ना आप जब उसका समस्या का समाधान करोगे ना, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन कहेंगे। या मतलब ये है साफ तौर से अगर मैं अपने शब्दों में समझाऊं तो लचीलापन का मतलब ये होता है कि किसी प्रकार से आप अपने थ्रू ना उस समस्या का समाधान किस प्रकार से करते हो उसके तरीकों से होता है, ठीक है। चलिए उसके बाद तीसरा को ध्यान से पढ़िए, मौलिकता, जिसे ओरिजिनलिटी कहते हैं। और मौलिकता क्या होता है, ध्यान से पढ़िए। मौलिकता से तात्पर्य अनोखापन से है, अर्थात विचारों की पूर्णता नवीन अभिव्यक्ति से है। तो मौलिकता से क्या तात्पर्य है, विचारों की ना पूर्णता अभिव्यक्ति से होता है। उसके अलावा चौथा को पढ़िए, विस्तारण, इलाबोरेशन के बारे में। इसमें व्यक्ति नए व उच्च विचारों को एक साथ संगठित कर उसका अर्थपूर्ण ढंग से विस्तार करता है। तो इसे क्या कहेंगे, विस्तारण मतलब इलाबोरेशन कहेंगे। चलिए इसके बाद ना सृजनात्मक चिंतन की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ क्रिएटिविटी के बारे में जानते हैं कि ये क्या क्या होता है। सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, आयोजन, प्रिपरेशन के बारे में। इस चरण में सभी सूचनाओं को एकत्र किया जाता है जिससे समस्या समाधान में मदद मिले। दूसरा को ध्यान से पढ़िए, उद्भवन, इंक्लूबेशन के बारे में। इस चरण में व्यक्ति सूचना के बारे में चेतन रूप से चिंतन करना छोड़ देता है परंतु अचेतन रूप से समस्या के बारे में सोचता है। जैसे आर्किमिडीज ने अपनी समस्या का हल तब पाया जब वह स्नान टब में थे। तो ये उद्भवन क्या होता है, ये आप लोगों को समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट को इसी प्रकार से पढ़ते हैं। चलिए उसके बाद तीसरा संबोधन, इल्यूमिनेशन के बारे में पढ़िए ध्यान से। इस चरण में अचानक व्यक्ति को समस्या का समाधान मिल जाता है, जैसे आर्किमिडीज की खोज। चौथा को ध्यान से पढ़िए, प्रमाणीकरण, वेरिफिकेशन के बारे में। इस चरण में समस्या से प्राप्त समाधान व निष्कर्ष की जांच व मूल्यांकन किया जाता है। तो प्रमाणीकरण, वेरिफिकेशन के बारे में समझ में आया ना आप लोगों को, कि समस्या से प्राप्त जो समाधान होता है ना, समस्या के बारे में जब जाँच और मूल्यांकन करोगे तो उसका जब समाधान प्राप्त होगा ना, तो उसे क्या कहेंगे, प्रमाणीकरण या वेरिफिकेशन के नाम से जानते हैं। चलिए उसके बाद ना सृजनात्मकता के जो सिद्धांत है ना उसके बारे में जानते हैं कि सृजनात्मकता के सिद्धांत पर ना किस वैज्ञानिकों ने क्या क्या कहा है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, इसको अनेक सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्यों में विभिन्न रूप से देखा जा सकता है। कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने दृष्टिकोण के अनुसार सृजनात्मकता के रूप में प्रस्तुत किया तथा कुछ अन्य सिद्धांत भी दिए हैं। तो अनेक मनोवैज्ञानिकों ने ना जो अलग अलग सिद्धांत दिए सृजनात्मकता में, वो क्या क्या सिद्धांत है, ध्यान से फर्स्ट को पढ़िए, मनोविश्लेषण सिद्धांत। तो सबसे पहला मनोविश्लेषण सिद्धांत किसने दिया है, इसके प्रतिपादक जो है वो सिगमंड फराडे है। तो इसे आप लोगों को अपने शॉर्ट नोट्स में ना नोट करके रखना है कि ये जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है उसका जो प्रतिपादन करता है वो कौन है, तो सिगमंड फराडे है। साधन क्या दिया है, देखो संवेगात्मक शुद्धिकरण का ये जो साधन है वो दिया है। सृजनात्मकता, बालक मूल प्रवृत्ति से हटकर कार्य करता है सृजनात्मकता में, ठीक है। तो ये आप लोगों को केवल याद रखना है। दूसरा को देखिए, स्तर सिद्धांत। तो स्तर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, आई.ए. टेलर है। कौन, तो आई.ए. टेलर जो है ना वो स्तर सिद्धांत के प्रतिपादक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या बोला है, ध्यान से पढ़िए, इसके अनुसार सृजनात्मकता को क्रमिक स्तरों वाले पदानुक्रम रूप में व्यक्त किया जा सकता है। चलिए इसके बाद ना नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़िए, निवेश का सिद्धांत। तो निवेश के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, स्टर्नबर्ग है। कौन, तो स्टर्नबर्ग है। यह आप लोगों को नोट करके रखना है। विशेष करके दिया है उसको पढ़िए, यह 6 पूर्णता संसाधनों का एक क्रम होता है जिसमें परिवेश, व्यक्ति, बुद्धि, कौशल, ज्ञान, अभिप्रेरणा के माध्यम से सिद्धांत को प्रतिपादित किया जाता है। तो केवल आप लोगों को ना ये जो सिद्धांत के नाम है उसको और प्रतिपादक के नाम है ना, केवल उसको आप लोगों को खास तौर से याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। ये उसके बाद नेक्स्ट
इसको ध्यान से पढ़िए, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कोहलर है। तो ये आप लोगों को नोट करना है। विशेष करके दिया है उसको पढ़िए। इस सिद्धांत के अनुसार सृजनात्मकता अवबोध पर निर्भर करती है। तो ये आप लोगों को सिद्धांत के नाम और सिद्धांत के प्रतिपादनकर्ता को याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट को पढ़िए, अस्तित्ववाद का सिद्धांत। तो अस्तित्ववाद का प्रतिपादक कौन है? विलियम वुंड है। कौन? तो विलियम वुंड अस्तित्ववाद का सिद्धांत है, ये आप लोगों को याद रखना है, मतलब इसका प्रतिपादक है। विशेष करके दिया है इसको पढ़िए। इस सिद्धांत के अनुसार सृजनशील मिलन तथा सामंजस्य पर निर्भर करता है। तो ये जो अस्तित्ववाद का सिद्धांत है ना, वो सृजनशीलता, मिलन तथा सामंजस्य पर निर्भर करता है। इतना ही आप लोगों को इसमें याद रखना है। चलिए उसके बाद ना सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करने के उपाय जो है ना, उसके बारे में जानते हैं। तो फर्स्ट को पढ़िए, मस्तिष्क उदलन विधि, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड्स। तो ये क्या होता है? विचार मंथन या विधि आसबर्ग द्वारा दिया गया है। तो ये जो विचार मंथन विधि जो है वो किसने दिया है? तो आसबर्ग नामक जो मनोवैज्ञानिक है ना, उन्होंने दिया है। ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स। तीसरा खेल विधि, प्ले मेथड्स। चौथा रचनावादी मॉडल, सीखने की रचनावादी मॉडल बच्चों के सृजनात्मकता को प्रोत्साहित करता है। पांचवा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, लीग से हट करके सोचना कहलाता है। चलिए उसके बाद ना सृजनात्मकता का मापन जो है ना, उसको पढ़ लेते हैं। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूं, ये सारे टॉपिक को ना एकदम रटने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। केवल ना आप लोग थोड़े थोड़े से पढ़ लीजिएगा एक बार ना, तब आप लोगों के लिए इतना इनफ होगा। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को मैं विशेष तौर पे बताऊंगा। इसको ना मैं PDF को आप लोगों को दे दूंगा ना, तो उसमें से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, सृजनात्मकता के मापन को। ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए उसके बाद ना नेक्स्ट ना सृजनशील बालक कौन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऐसे बालक जो पहले से ज्ञात तथ्यों के आधार पर नए तथ्यों एवं नए विचारों का सृजन करते हैं, उन्हें सृजनशील बालक कहते हैं। प्रत्येक बालक की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना सृजनात्मकता का पोषण कहलाता है। तो सृजनशील बालक किसे कहते हैं, समझ में आया ना आप लोगों को थोड़ा सा? और आप लोगों को थोड़ा सा सरल तरीके से समझाऊँ ना, तो सृजनशील बालक वे बालक को कहते हैं जिसके अंदर ना पहले से कुछ तथ्य, मतलब पहले से कुछ जानकारी होता है, और उसके आधार पर जो नए जानकारी, नए जो विचार जो उसको मिलता है ना, तो वो आसानी से उसको अडॉप्ट कर लेता है और पुराने विचार और नए विचार को दोनों को ग्रहण कर लेता है और आसानी से ना उसको समझ जाता है और बाकियों लोगों को भी समझाने की उसमें क्षमता आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे बालक जो ना किसी नए तथ्यों को ना आसानी से समझ जाता है और नए क्रिएटिविटी के माध्यम से समझता है ना, तो वो बालक को क्या कहेंगे? सृजनशील बालक कहेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद ना सृजनशील बालक की परिभाषा क्या होता है, तो ये थोड़ा सा पढ़े ना, तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने ना अलग अलग इसकी परिभाषा दिया है। ठीक है, एकदम ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाता है। तो ये दोनों परिभाषा है ना, वो आप लोगों को ना PDF दूंगा, तो उसमें से थोड़ा सा अच्छे से और पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है, अगर होता ना तो बेशक मैं आप लोगों को बता देता। ठीक है, चलिए उसके बाद ना लास्ट में पढ़ते हैं सृजनशील बालक की पहचान क्या क्या होता है, ये जानते हैं। तो सबसे पहला स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होता है उसमें। दूसरा सृजनशील बालक हमेशा उत्सुक रहता है। तीसरा स्वायत्तता का भाव पाया जाता है सृजनशील बालक में। चौथा इस प्रकार के बालकों में संवेदनशील अधिक पाया जाता है, सेंसिटिव जो रहता है वो बालक। पांचवा इनमें उच्च सैद्धांतिक एवं कलात्मक मूल्य होते हैं। उसके अलावा छठवां सृजनशील बालक में मौलिकता का गुण पाया जाता है। सातवां सृजनशील बालकों में बुद्धि लब्धि ना 120 से ऊपर होता है, मतलब 120 से ज़्यादा होता है, तो इसे आप लोगों को नोट करके रखना है। उसके अलावा आठवां सृजनशील बालकों में अधिक तीव्र इच्छा शक्ति, आत्मनियंत्रण, दूरदर्शिता का गुण पाया जाता है। ठीक है, तो केवल आप लोगों को ना सृजनात्मकता में ना इतना ही पढ़ना था आप सभी लोगों को थ्योरी में। इसके बाद जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा ना, तो इसमें आप लोगों को ना इसी से टॉपिक से रिलेटेड ना इन तमाम जो प्रश्न है ना इसी थ्योरी से ना, तो इन सारे प्रश्नों को आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों को थ्योरी क्लास में केवल इतना ही पढ़ना था। नेक्स्ट क्लास लाऊंगा, उसमें आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज इस क्लास को यहीं पर समाप्त कर देते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लास लाऊँ ना, तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को जो इसका क्लास है वो मिले। और आज के बाद ना आप लोगों का जो क्लास है ना वो कंटिन्यू आएगा। ठीक है, जब तक कि आप लोगों का एग्ज़ाम नहीं हो जाता।